लेकिन क्या अजय जी ये बात कह पाएंगे? अजय जी, चुनाव के आखिरी में जाते जाते अपनी बात कर देनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को, क्या करेंगे, क्या प्लान है, सरकार में आते हैं तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जाते जाते भी इन्हीं को सांप, इन्हीं को मार दो। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महाराष्ट्र है वो ये समझ लीजिए देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। आप सब लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी और उसके ये काटने बांटने वाली यूनिवर्सिटी के चांसलर नरेंद्र मोदी जी और 2 वाइस चांसलर योगी जी और हेमंत विश्व शर्मा जी ये इसमें उलझा रहेंगे। और पता वहां क्या हो रहा है, धार भी एक जगह है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग सुनो, धार भी एक जगह है महाराष्ट्र में, 1500 एकड़ जमीन अडानी को रीडेवलपमेंट के लिए हजारों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए दे दी। उस पर चर्चा ना आप करेंगे सुचेरिता जी, ना आपका चैनल करेंगे, ना महाराष्ट्र के लोग जो ये जिंदाबाद मुर्दाबाद हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो करेंगे। अरे इस तरह से एक है और सेफ के नारे इसलिए दिए जा रहे हैं, और राहुल जी ने जो दिखाया है वो सही दिखाया है, सही कहा है। धारवी की वो जमीन 1500 एकड़ रिडेवलपमेंट के लिए आखिर कैसे दे दी, क्यों दे दी, और देश में डेवलपर नहीं है? क्योंकि अडानी जी इनके परम मित्र हैं और 4 लोगों को तो सर वो तस्वीरों पर भी बोलिए जिसमें रॉबर्ट वाड्रा अडानी के साथ घूम रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी अडानी के साथ घूम रहे हैं, वो क्यों घूम रहे हैं भाई उनके साथ? शशि थरूर क्यों घूम रहे हैं? अशोक गहलोत क्यों घूम रहे हैं? राजस्थान की सरकार भी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, बीजेपी ने भी तो वार पर पलटवार किया है भाई, वो करेगी। फोरम में 15,000 करोड़ का MOU साइन करके आए हैं। अरे बीच में फिर ये आ गई है, अब ये बीच में आ गई है, थोड़ी देर रुक तो जाइए। ठीक है, वो रुकेंगी। जब आप इस पर अजीत बोलिए ना। पवार 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के लिए 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी कहते हैं जेल जाएंगे, चक्की पीसेंगे भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र के अजीत पवार, और 4 तारीख को वो इनकी पार्टी में बीजेपी नामक वॉशिंग मशीन में धुलकर और भाजपा नामक पोर्टल से साफ होकर आ जाते हैं, तो इनका ईडी पोर्टल से भी नाम हट जाता है। और सुन लीजिए, अब अजीत पवार साहब जो है ना इनके नारे से सहमत है, इनके गठबंधन के सहयोगी हैं, ना प्रफुल्ल पटेल कहते हैं अरे ये तो जुमले हैं, हमें नहीं चाहिए। तो इस देश में ये भाजपा जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा प्रतिपादित स्थान उत्पादित करने के लिए इस यूनिवर्सिटी का काम नहीं चलने का। अब यहाँ ये तो देश जनता मुद्दों पे लड़ाई लड़ रही है, महाराष्ट्र का लोग वोटर मुद्दों पे मां मराठी मानुस की लड़ाई लड़ेगा, उद्धव जी और बाला साहब ठाकरे की बात मानेगा, अजीत पवार की नहीं शरद पवार जी की मानेगा, और महात्मा गांधी की बात मानी जाएंगी, गॉडसे की विचारधारा नहीं चलेगी। इस महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का मां मराठी मानुस वोटर महाविकास आघाड़ी को पूर्ण बहुमत से ऊपर सरकार बना के जा रहा है। परसों वोट पड़ेंगे, आप देख लीजिए। ये बांटने नहीं, आप कह रहे हैं आपकी सरकार आ रही है महाराष्ट्र में, इसका मतलब हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। महाराष्ट्र में महागाड़ी की सरकार बन रही है। अजय जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि हरियाणा में भी हमने आपसे वोटिंग से पहले इसी तरह चर्चा की थी, आपने 65 सीटें बताई थी, फिर वहां खेल बिल्कुल बिगड़ गया, उल्टा ही हो गया। अब इस बार मैं आपका आंकलन एक पूछ रही हूं और उसके बाद उसी आंकलन पर बात करेंगे 23 तारीख को। जरा बताइए आंकलन क्या है महाराष्ट्र के लिए आपका? फिर मैं सुन लीजिए, मैंने हरियाणा में 57 से 60 सीटें बताई थी और हमारी 38 सीटें आई हैं, हम 6 सीट जीते, 37-38 सीट, और 22 सीटों पे हमने जो चुनाव आयोग को जो इनका आदर्श सहयोगी है उसको हमने शिकायत कर लिया और उल्टा उसने शिकायत का कुछ नहीं दिया। 22 सीटें हमें कि आप चुनाव हार गए अजय जी। नहीं हारे। 65, 38, 60 उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप चुनाव हार गए जीते। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर कितनी सीटें आ रही है, सरकार बन रही है आपकी, और 12% वोट हमारी बड़ी। सुचेरिता जी सुन लीजिए, 12% वोट हमारी बनी। अब मैं महाराष्ट्र पे बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र पे हम 180 से 188 सीट जीत रहे हैं, महाविकास आघाड़ी 180 से 180। चारू जी को ऑडियो कोई बंद नहीं करिए, सरकार बनाने जा रहे हैं। चारू जी को ऑडियो दीजिए। 180 का आंकड़ा वो दे रहे हैं। मैं एक बार चारू जी वापस आऊंगी, प्रोफेसर रागी और अजीज खान साहब के पास जाना है मुझे। अजीज खान साहब को लीजिए जरा। अजीज खान साहब, मैं आपका एक आंकड़ा जरूर पूछूंगी क्योंकि 9 विधान जो सीटों पर वोटिंग हो रही है 20 तारीख को, अब इसको लेकर बहुत से, आज तो अखिलेश जी ने एक लंबा पोस्ट किया है एक्स पर, और उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने हालांकि पोस्ट महाराष्ट्र पर किया है कि महायुति के महादुखी वाले दिन अब जाने वाले हैं, अब अच्छी सरकार आने वाली है, लेकिन यूपी का हाल तो बताइए हमें। 9 सीटों पर कितने पे आप हारे हैं? क्योंकि अब प्रचार खत्म है। देखिए सुचेरिता जी, अभी मैंने चारू जी को सुना जी, उन्होंने कहा छोटा पोपट। शायद उनको अंदाजा नहीं है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका।
ये धमाका होने जा रहा है और शायद ये ऐतिहासिक धमाका होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश की पूरे चुनाव में। मैंने भी बहुत डिबेट किया और मैंने भी तमाम चैनलों पे जाकर के अपनी बात को रखा, लेकिन बीजेपी के लोग लगातार हताश, निराश और परेशान दिखे। इन्होंने मुद्दे को बहुत भटकाने की कोशिश की, बटेंगे तो कटेंगे और ना जाने क्या क्या नारा चलाने की कोशिश की, लेकिन एक भी नारा चला नहीं। जनता अपने मांग पर अडिग रही। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक छाया रहा, नहीं चला। यहां तक कि बटोगे कटोगे से इनके अपने नेता संतुष्ट नहीं रहे, इनके अपने लोग बट गए, क्योंकि इनके नारों में कहीं ना कहीं जहर दिख रहा था। ऐसी भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे थे जो शायद बीजेपी के लोग जो हैं, इनके अपने नेता उससे संतुष्ट नहीं, चाहे माननीय राजनाथ जी हो, केशव प्रसाद मौर्य जी हो, पंकजा मुंडे रही हो, उसके साथ साथ अजीत दादा पवार। जिस तरीके से लोगों ने खंडन किया, जिस तरीके से इसका विरोध किया, यकीनन ये एहसास बीजेपी ने किया कि बीजेपी इस देश को बांटना चाहती है और आपस में हिंदू और मुसलमान करके लोगों में नाइत्तेफाकी पैदा करना चाहती है। ये बीजेपी की रणनीति रही, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। एक बात आप समझिए, क्योंकि जनता अडिग रही। आपने कहा उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में तो एक तरफा चुनाव है, यहां समाजवादी पार्टी लड़ ही नहीं रही है, जनता लड़ रही है। क्योंकि जनता ने सुन लीजिए मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, जनता ने मन बनाया। अब इन्होंने क्या किया है, अधिकारियों को आगे कर दिया है। हर जगह का अधिकारी वो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा है उत्तर प्रदेश। अच्छा देखिए, अब आप जो ये बात कह रहे हैं, बीजेपी को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। आप जो बात कह रहे हैं इसी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट भी किया था। ये सच्चाई है। देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट जो किया था, उन्होंने यही कहा कि अभी से समाजवादी पार्टी की जो भाषा है वो ऐसी हो गई है कि वो हार स्वीकारने लगे हैं। तो आप जब कहते हैं कि ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इनकी तरफ से अधिकारी लड़ रहे हैं, इन्होंने पूरा माहौल सेट कर दिया, इन्होंने पूरी सेटिंग कर ली, तो ऐसा लगता है वो वाली भाषा है क्या? ये वो वाली भाषा है जो जब नतीजे आने लगते हैं तो अपने बचाव में कही जाती है? उन्होंने पहले से ही ये पोस्ट कर रखा है। तो मुझे लगता है 23 तारीख को बहुत कुछ तय होगा। यूपी के लिए आने वाले समय में 27 की सरकार किसकी होगी ये भी तय होगा। लेकिन मैं प्रोफेसर रागी के पास एक बार जा रही हूँ। प्रोफेसर रागी, आप तो पूरा चुनाव देख ही रहे हैं, अब प्रचार आज खत्म हो गया है, लेकिन जनता, आपको लग रहा है इस बार मुद्दों से ज्यादा हावी नारे रहे हैं? अब यहाँ पर अजीज खान साहब ने जरूर कहा कि नारे बांटने वाले, काटने वाले, लेकिन उन नारों की काट भी लगातार ये भी ढूंढते आए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा अखंड, अनेकता में अखंडता। बहुत सारे नारों को उस पर चढ़ाने की कोशिश की गई कि वो नारा फीका हो जाए, हमारा वाला आगे हिट हो जाए। सुचरिता, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जो बटेंगे तो कटेंगे ये चुनावी नारा नहीं है ना, ये देश को बचाने का नारा है। एक ताकत है जो कैंसर की तरह, दीमक की तरह स्वतंत्रता के बावजूद भी इस देश को चाट रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है। वो ताकतें, उस ताकतों को हवा देने वाला कौन है? अखिलेश यादव है। उन ताकतों को हवा देने वाला कौन है? राहुल गांधी है। मैं मान करके चलता हूं और बहुत गंभीरता से मान करके चलता हूं कि राहुल गांधी विदेशी एजेंडे के तरह हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि उनकी परवरिश कहाँ हुई है, किन ताकतों ने उनको पाला पोसा और बड़ा किया है, लेकिन उनका हैंडलर कोई कहीं और ही दिखता है। और यही कारण है कि जो समाज एक दूसरी दिशा में जाना चाहिए था, ऐसे सपनों का भारत गांधी जी ने भी नहीं सोचा होगा कि हिंदू समाज को, नहीं तो पुनः पैक्ट के लिए वो लड़ गए थे, अम्बेडकर से आमने सामने कर लिए थे। उस हिंदू समाज को विदेशी एजेंडे के तहत, विदेशी षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी और ये जितनी परिवार पार्टियां हैं जो मान करके चलती हैं कि हम चांदी के चम्मच में लेकर के पैदा लिए हैं और हमारा बाप, हमारा हम, उसके बाद मेरा बेटा, उसके बेटे का गर्भ में बेटा, वही सत्ता का संचालन करेगा, ऐसी पार्टियों के नेता जो है वो देश हित की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कोई राक्षसी ताकत मंत्र। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये इसलिए जरूरत हुई कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और इस पूरे देश को दिखाई दिया कि यहाँ पर चुनाव बेरोजगारी के आधार पर नहीं होता है, कितना बेनिफिशियरी है या नहीं। मुसलमान इस्लाम के नाम पर वोट करता है और इस वोटिंग जवाब देने का मौका दे। मेरा टाइम बहुत कम मिला था, मुझे वक्त कम मिला था। काउंटर करना है तो हिंदू समाज को एक साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। हाँ। जो पहले सावरकर कहते थे संगठित हिंदू, जो डॉक्टर हेडगेवार कहते थे संगठित हिंदू,
उस संगठित हिंदू समाज की ताकत को खड़ा ही होना पड़ेगा इस पॉलिटिकल इस्लाम को लड़ने के लिए। दूसरी बात, जहां तक आ रही हूँ किशोर मामला है, प्रोफेसर जहां रागी जो तक- बात कह रहे हैं, प्रोफेसर रागी आप जो बात कह रहे हैं उस पर जैसे आप देखिए बहुत सारे लोग इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। अजीज खान साहब बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए कंप्लीट करिए। हाँ जहां तक शिवसेना का 10 सेकंड सवाल दे है, दे, 10 सेकंड दे दे। शिवसेना का तो वैचारिक और बौद्धिक खतना हो चुका है। शिवसेना जिनके बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के सामने जाने वाला हिजड़ा ही होगा, तो अब वो अपने बेटे के बारे में संभवतः वो भविष्यवाणी नहीं जानते थे कि उनका बेटा एक दिन वही काम करेगा। तो वैचारिक के तौर पर मैं मानता हूं कि आज शिवसेना अपने बेटे के लिए, उद्धव ठाकरे सिर्फ अपने बेटे को आने वाली सत्ता की राजनीति का बनाने के लिए हिंदू समाज को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी से बाहर गए। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए के कोई बौद्धिकता के कारण, ठीक। महाराष्ट्र के अब आप कारण जो बात कह रहे हैं, आपने कहा ये नारा नहीं है, और अगर मैं इस बात को मानूं कि वोट कंसोलिडेट हो रहा है कि नहीं, क्या अगर एक तरफ मुसलमान एकजुट होकर वोट दे रहा है तो क्या हिंदू भी एकजुट होकर वोट देगा? सवाल मेरा ये है, क्योंकि न सिर्फ वोट जिहाद की अपील, बल्कि आपको बताऊं कि एक धर्माचार्य कालीचरण महाराज है, उन्होंने कहा कि हम भी इसी तरह का फतवा जारी करना चाहते हैं। मैं भी सीधे एक संदेश दे रहा हूं, एक आदेश दे रहा हूं, और ये धर्म आदेश है।